सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल गौरव पटेल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं इसके पहले हमने परिवार से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार क्या होता है, एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली थी। अब पर्यावरण अध्ययन के तहत हम दूसरा जो टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन पर। भोजन क्या होता है? तो भोजन वह पदार्थ है जिसे जीवित प्राणी ऊर्जा प्राप्त करने, शरीर की वृद्धि करने और स्वस्थ रहने के लिए ग्रहण करते हैं। ये तो हो गई भोजन की परिभाषा। क्या इतना ही हमारे लिए आवश्यक है? नहीं, हमें ज़रूरत है संतुलित भोजन की। संतुलित भोजन क्या होता है? वह भोजन जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन तथा रोगों से सुरक्षा एवं शरीर प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले पदार्थ जैसे विटामिन और खनिज लवण संतुलित मात्रा में हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन को हम एक चार्ट के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। तो संतुलित भोजन, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो क्या होता है? ये काम करने की शक्ति हमें देता है। वसा क्या करती है? ये भी ऊर्जा प्रदान करती है हमारे शरीर को। प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करने में सहायक अगर कोई चीज़ है तो वो है प्रोटीन। इसके बाद में शक्ति मिल गई, ऊर्जा मिल गई, शरीर की वृद्धि हो रही है। अब हमें क्या चाहिए कि खनिज लवण और विटामिन जो क्या करते हैं? रोगों से रक्षा करते हैं और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, रोग हम पर हावी हो जाएंगे। अब आते हैं इन्हीं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन पर एक-एक करके चर्चा करते हैं। अब देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें सबसे पहले हम चारों को देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होती है, किसमें ऊर्जा नहीं होती है, और इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी, लगभग में 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा होती है, जबकि वसा में 9 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा होती है और प्रोटीन में 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर आंकड़ा कहाँ से लिए थे कि प्रति 1 ग्राम पर कितने कैलोरी ऊर्जा मिल रही है? तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिल रही है? तो वसा से। क्या खनिज लवण और विटामिन हमें ऊर्जा देते हैं? तो ये सभी दोस्तों को याद रखना है, हमारे प्यारे मित्रों को याद रखना है कि खनिज लवण और विटामिन हमें कोई ऊर्जा नहीं देते हैं। अब इनके स्रोत देख लेते हैं और इनसे होने वाली कमी पर बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं? जैसे चावल, गेहूं, आलू, चीनी, शहद। तो इन पर अगर हम इन चीज़ों को लेते रहेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपके शरीर में पहुंचती रहेगी। तो इस अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इससे कुछ कमी हो सकती है शरीर में। जब कमी होगी तो आपको कैसा महसूस होगा? अत्यधिक थकान लगेगी, कमजोरी लगेगी, चक्कर आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, काम करने में मन नहीं लगेगा। आप व्यक्ति हों चाहे बच्चे हों, क्योंकि हम स्कूल के एक शिक्षक के बनने की प्रक्रिया में हैं, तो बच्चों में भी ऐसे लक्षण देखेंगे। अब आते हैं वसा पे। तो वसा के स्रोत क्या हैं? वनस्पति तेल, घी, बीज, पनीर, दूध, वसा युक्त मछली। अब वसाओं को हमने थोड़ा और जानने का प्रयास किया तो उसमें पता चला कि वसा 2 प्रकार की होती है। एक संतृप्त वसा होती है, दूसरी असंतृप्त वसा होती है। तो संतृप्त वसा क्या होती है? ये सामान्य ताप पर, सामान्य ताप का मतलब होता है कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये किस अवस्था में होंगे? तो ये जो होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे घी और मक्खन। आप अगर इनका अधिक सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी,
शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से आपके हृदय को क्षति होगी। आपका हृदय खून को अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा। जब पंप नहीं कर पाएगा तो पूरे शरीर तक खून पहुँचेगा नहीं। इससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और दूसरा है असंतृप्त वसा। सामान्य तापमान पर ये तरल अवस्था में रहती हैं। अब तरल अवस्था में कौन रहेगा? जैसे वनस्पति तेल। और इनका प्रयोग हमारे शरीर के लिए, मतलब शरीर में हृदय के लिए मददगार हो सकता है। अब आप में अगर इन चीज़ों को नहीं ले रहे हैं, मतलब इसके वसा के स्रोतों का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपके शरीर में कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी? तो शरीर में कमजोरी लगेगी। और क्या होगा? वजन कम होगा, त्वचा में रूखापन रहेगा, ठंड ज़्यादा लगेगी। ठंड ज़्यादा लगने का मतलब है कि जो लोग मोटे होते हैं उनको ठंड कम लगती है, जो लोग दुबले होते हैं उनको ठंड ज़्यादा लगती है। कारण क्या है? जो मोटे लोग होते हैं तो उनमें एक वसा की परत बन जाती है जो अंदर की उष्मा को बाहर नहीं निकलने देती। इसलिए ठंडी के मौसम में जो थोड़े मोटे लोग होते हैं उन्हें ठंडी कम लगती है। अब आ जाते हैं प्रोटीन पर, बात करते हैं। प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? सबसे ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत खूब पढ़ा है हम लोगों ने, सोयाबीन। पनीर खाओ, अंडा, मछली, दूध, दही। इतना खाते हो तो प्रोटीन आपके शरीर में भरपूर मात्रा में पहुंचेगी और आप में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। मान लीजिए आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा? इसमें एक प्रमुख रोग है, खूब पूछा जाता है, क्वाशियोर, जिससे शरीर में सूजन आ जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर में जो वजन है वो भी कम होने लगता है बच्चों। इसका मतलब अब क्या एक ही रोग? नहीं, एक और रोग भी है जिसे हम मरासमस कहते हैं। इसमें शरीर क्या होगा? बहुत दुबला पतला हो जाता है। तो इसका मतलब समझ गए कि अगर प्रोटीन आप सही से नहीं ले रहे हैं तो पहला रोग उसकी कमी से क्वाशियोर और दूसरा मरासमस होगा। अब आते हैं खनिज लवणों पर, बात करते हैं। तो खनिज लवण में सबसे पहला खनिज लवण है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घींघा रोग होता है और खूब हम लोगों ने प्रचार देखा है, टाटा आयोडीन युक्त नमक जो खाएगा उसे आयोडीन की कमी नहीं होगी। इसका मतलब उसे घींघा नहीं होता। ये कहाँ पे होता है? गले में होता है। अगर किसी व्यक्ति में आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आयरन वाली जो चीज़ें हैं वो खानी चाहिए। जैसे लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ, चना खाओ, चना के साथ में हरी पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक है, इसका जो खूब यूज करते हैं, उनमें खून की कमी नहीं होती है। और खून की कमी नहीं होगी तो आप में एनीमिया नहीं होगा। कैल्शियम, अगला खनिज लवण है कैल्शियम। कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मतलब हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हड्डियां कमजोर होंगी तो शरीर हमारे कई तरीके से काम करने में असमर्थ होगा। तो कैल्शियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है दूध। फास्फोरस, आप अगर यूज मतलब खनिज लवण में आप में कमी है फास्फोरस की तो इससे भी हड्डियां और दांत कमजोर हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी होगी, ऐंठन रहेगी। ऐंठन का मतलब आपको अजीब सा दर्द होगा। और वो दर्द कहाँ पे हो रहा होगा? आप कहेंगे मांसपेशियां अकड़ रही हैं, इसका मतलब है कि मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है। आप समझ जाना कि आप में पोटेशियम की कमी है। इसके बाद में जिंक। जिंक की आप में अगर शरीर में कमी है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, भूख कम लगेगी, आपको रोग जल्दी जकड़ लेंगे, आए दिन आप बीमार रहेंगे। इसी चीज़ को आप बच्चों पर ले लीजिए। स्कूल में कोई बच्चा आए दिन बीमार ही रहता है, इसका मतलब उसमें जिंक की कमी है। और जिंक की कमी है तो इसका मतलब उसे भूख कम लगेगी, जल्दी जल्दी बीमार होगा। अब चलिए अगला इसी में है, हम समझते हैं किसके बारे में? विटामिन। विटामिन क्या होता है भाई? विटामिन जो होते हैं इसकी खोज है फंक ने की थी।
और ये दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, दूसरे वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन के ई डी ए है, जिसे याद करने की ट्रिक के तौर पर कीड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीड़ा। इसका मतलब क्या है कि कीड़ा जो होता है वो पानी में नहीं घुलता है, तो हम उससे किसे में घोलेंगे? वसा में। अब आते हैं विटामिन के कार्य क्या हैं। विटामिन का कार्य है शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में, त्वचा, बाल, आँखों को स्वस्थ रखने में, शरीर में ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए विटामिन क्या करते हैं? मदद करते हैं। अब आते हैं प्रमुख रूप से कुछ विटामिन हैं, उनका रासायनिक क्या नाम है और उनकी अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसके स्रोत क्या होते हैं? गाजर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इसको खाओगे तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी। अगर हो जाती है तो आपको रोग कौन सा हो जाएगा? रतौंधी। अब आगे आते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। इसके स्रोत हैं अनाज, अंडे, दालें, और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी। इसमें होता क्या है? आपकी तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है ये कमजोर हो जाता है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, इसके स्रोत महत्वपूर्ण क्या है? खट्टी चीजें। खट्टी चीजों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है अगर स्रोत देखा जाए? तो आंवला, और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है स्रोत के तौर पर। इसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है और वोट फटते रहते हैं। इसके बाद आता है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, इसका स्रोत है धूप, मछली। अब होता क्या है कि धूप तो सबको फ्री में मिलती है, लेकिन मानव जीवन की कार्यशैली में बाहर निकलना है तो पूरे शरीर को ढक के निकलना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में धूप नहीं लगेगी तो हमारी हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर होंगी। इसलिए गांवों में लोगों की हड्डियां इतनी कमजोर नहीं रहती हैं जितनी शहरों में रहती हैं। कारण है कि वो लोग धूप में निकलने से बहुत ही बचते हैं। इससे उसमें जो फ्री में मिलने वाली विटामिन है वो उनके शरीर तक नहीं पहुंच पाती। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी से कोई रोग होता है तो उसे हम रिकेट्स बोलते हैं, और अगर यही बड़ों में रोग हो जाए मतलब कमी से विटामिन डी की, तो इसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसके बाद में है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, स्रोत है बीज, बादाम, वनस्पति तेल। इसमें क्या होता है? प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है और लोग बांझपन का शिकार हो जाते हैं। इसमें मनुष्य के बारे में बात करी जा रही है। इसके बाद में है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जी। कमी से होने वाला रोग है खून का ना जमना। जब आप किसी चीज से कट जाते हैं तो होता क्या है कि आपका खून लगातार बहता रहता है, और जब लगातार खून बहता रहेगा तो आप में अत्यधिक खून बह जाने की कमी से कभी कभी क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन अगर किसी के अंदर विटामिन के का अच्छा स्रोत है, बहुत ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है, तो उसमें खून बहने के समय विटामिन के एक्टिव हो जाता है और वो खून का थक्का बना लेता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, जिससे खून बहना रुक जाता है और किसी भी व्यक्ति की अनावश्यक विटामिन के या अन्य चीज़ों से अगर हल्की चोट लगी है तो वहाँ पर उसे बहुत कम से कम नुकसान होता है उसके शरीर को। अब आते हैं विटामिन से संबंधित कुछ नोट्स या की पॉइंट के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे विटामिन डी की कमी से धनुष्टंकार रोग हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि शरीर धीरे धीरे हड्डियां जो होती हैं धनुष के आकार में मुड़ने लगती हैं। तो ध्यान रखना है कि विटामिन डी की कमी से कभी आ जाए कि धनुष्टंकार रोग किससे होता है, तो आपको ध्यान रखना है किससे? विटामिन डी से। अब आ जाते हैं विटामिन बी और सी को नियमित लेना पड़ता है। क्यों भाई नियमित लोगे?
कारण इसका ये है कि ये हमने सबसे ऊपर पढ़ा था ना, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। जल में अगर घुलनशील हैं, इसका मतलब है कि जब हम टॉयलेट जाएंगे तो टॉयलेट के माध्यम से हमारे शरीर के रूप बाहर निकल जाएंगी। जब बाहर निकल जाएंगी तो उसकी शरीर में फिर से कमी हो जाएगी। तो इसे हमें नियमित रूप से लेते रहना है। समझ गए? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं कि एक और पूछा जाता है, क्वेश्चन आया है कई एग्जामों में भी और आप में भी हो सकता आ जाए। तो गोल्डन राइस का संबंध किससे है? तो ये कहा जाता है कि यह विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। तो कभी आ जाए कि गोल्डन राइस का संबंध किस विटामिन से है, तो विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम हम लोगों ने क्या सीखा था? रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाले रोग को रतौंधी कहते हैं। अब आते हैं, ये तो हो गए हमारे रोग। रोग का मतलब है विटामिन से की कमी से होने वाले रोग, उनका रासायनिक नाम, स्रोत, इन पर हमने चर्चा कर ली। अब आगे देखते हैं। अब भोजन के स्रोत के तौर पर हम क्या क्या देखते हैं? भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा? एक तो मिलेगा हमें पेड़ पौधों से मिलता है, मिलेगा। हाँ। और दूसरा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंतुओं से। तो पेड़ पौधों से किस किस रूप में मिलता है? जैसे अनाज, तो गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, चावल हो गया, इस तरीके से अनाज के तौर पर। दालों में चना, अरहर, मूंग, मसूर। सब्जियों के तौर पर आलू, लौकी, टमाटर, गाजर। फल के तौर पे पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन को सेब, आम, केला, अमरूद। ऐसा नहीं है भाई, हमने ये समझाने के लिए इतनी चीज़ों को अपने सिलेबस में शामिल किया है। इससे अलावा भी चीज़ हो सकती हैं। कुछ चीज़ें अपने कॉमन सेंस से भी समझ ली जाती हैं। तो और अब दूसरा स्रोत पढ़ते हैं कि कहाँ से प्राप्त होता है? जंतुओं से। अंडा। जंतुओं से प्राप्त होने में जैसे अंडा मिलता है, दूध मिलता है, मांस और मछली का सेवन करते हैं, तो यहाँ से भी भोजन की प्राप्ति हो जाती है। अब आ जाते हैं, इतना हम लोगों ने भोजन पर बात करी। अब हमारे चैप्टर में तो है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो भोजन पर हमने बात कर ली। अब आगे हम किस पर देखेंगे? स्वास्थ्य पर बात करेंगे। तो स्वास्थ्य क्या होता है कि स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर, मन और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो। शरीर, मन और जब हमारा पूरी तरीके से स्वस्थ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? वही है हमारा स्वास्थ्य। अब इसके क्या क्या लक्षण हैं उसके बारे में देखते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या होंगे? आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो उसमें क्या होगा? शरीर तंदुरुस्त होगा, मन खुश रहेगा, शरीर ऊर्जा से भरा होगा। इसका मतलब क्या है? वही बात, पढ़ाई में आपका बहुत अच्छे से मन करेगा। कोई भी चीज़ समझाई जाएगी बच्चों को या हमें, आराम से हम समझ लेंगे। और अगर हमारा हेल्थ सही नहीं है तो हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ बताई जाएगी तो दिमाग में इतनी जल्दी बैठेगी नहीं। जब बैठेगी नहीं तो ऊर्जा की कमी है, मन भी दुखी है, सीखने की प्रक्रिया कमज़ोर है। अब आते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना है भाई। तो सबसे पहली बात है संतुलित आहार लीजिए। संतुलित आहार वही वाला जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि सम्मिलित हों। नियमित व्यायाम करें। व्यायाम करने का मतलब ये नहीं है कि घर में एक कमरा बंद कर लिया, उसी में उछल कूद रहे हो, नहीं। खुली हवा में आप अगर व्यायाम कर रहे हैं तो उसका लाभ आपको और अधिक मिलेगा। नींद 7 से 8 घंटे की बहुत ज़रूरी है। आजकल की चकाचौंध दुनिया में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में या इस दौर में लोगों की नींद कम होती जा रही है, इसलिए लोगों में तनाव भी ज़्यादा हो रहा है। आप 7 से 8 घंटे नहीं भी सो पा रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 घंटे तो आपको कम से कम सोना ही पड़ेगा। इससे कम सो रहे हैं तो आप अनावश्यक टेंशन अपने दिमाग में, शरीर में दे रहे हैं। ठीक है? इसके साथ में अच्छे स्वास्थ्य के लिए और क्या होना चाहिए? साफ सफाई का ध्यान रखें। बच्चे हैं तो शुरुआती दौर में उन्हें टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। चेचक का,
BCG का, इस तरीके से जो टीके लगते हैं वो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगवाएं। खाना खाने के पूर्व और बाद में हाथ जरूर धोएं और मुंह में ब्रश कर लें, जिसे हम कुल्ला कहते हैं, कुल्ला भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य नहीं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बाजार की डिब्बा बंद चीज़ों का सेवन कतई ना करें। डिब्बा बंद का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी सील है, मजबूरी है, करना तो है ही, लेकिन कोशिश करें जितना हम कम से कम डिब्बा बंद चीज़ों की बाजार के कम यूज करेंगे उतना ही शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। फास्ट फूड खाने से बचें। आप अगर इसका अत्यधिक सेवन कर रहे हैं तो इसके परिणाम आपको समय पर भुगतने पड़ेंगे। ये हम सख्त लहजे में इसलिए कह रहे हैं कि फास्ट फूड वर्तमान समय में लोगों की ज़िंदगी में एक फैशन जैसा जो चल रहा है, वो उनके शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। कहा यह जाता है कि अगर किसी तेल में 1-2 बार उससे चीज़ें निकाल ली जाएं तो वो खराब हो जाता है, लेकिन जहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें फास्ट फूड बनता है तो उसी तेल में पता नहीं कई बार चीज़ों को छाना जाता है, इससे वो तेल विषैला हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों से हमें बचना है, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं भाई स्वच्छता। हमने भोजन पढ़ लिया, स्वास्थ्य पढ़ लिया, और इसी में क्या है, स्वच्छता। तो स्वच्छता मतलब होता है क्लीनिनेस। अपने शरीर, घर और आसपास के वातावरण को साफ रखना ही क्या कहलाता है, स्वच्छता। इसमें हम 2 प्रकार से स्वच्छता का अध्ययन करेंगे। एक है व्यक्तिगत स्वच्छता, उसमें क्या करते हैं, हमें रोज नहाना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए, नियमित रूप से या साप्ताहिक तौर पर नाखून काटते रहना चाहिए, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना बहुत ही जरूरी है। ये क्या हो गई, व्यक्तिगत स्वच्छता। अब पर्यावरण की भी तो स्वच्छता जरूरी है। ऐसा थोड़ा ना कि हम अपनी स्वच्छता कर रहे हैं और पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नहीं। तो पर्यावरणीय स्वच्छता भी जरूरी है। उसमें क्या करना है, घर और आसपास की अच्छे से सफाई करो। कूड़ा या कूड़ा को कूड़ेदान में ही डालो। साफ पानी का उपयोग करो, गंदगी न फैलाओ। इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा। जब पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्वच्छता का महत्व, बीमारियों से क्या करती है, बचाव होता है। शरीर स्वस्थ रहता है कब, जब स्वच्छता होती है, तो उसी का तो महत्व है कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। वातावरण साफ और सुंदर रहता है। वातावरण क्या रहता है, साफ और सुंदर रहता है। स्वच्छता न रखने के नुकसान क्या हो सकते हैं, बीमारियां फैलेंगी, जैसे हैजा, मलेरिया, डायरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। अब यहाँ पर मच्छर जनित हैं। आप अगर नालियों को नियमित रूप से साफ नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि उसमें पानी का ठहराव होगा तो मच्छर प्रजनन करेंगे, मच्छर प्रजनन करेंगे तो मच्छर की संख्या बढ़ेगी, आपको काटेंगे तो उससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी चीज़ें होंगी। पानी दूषित हो गया तो हैजा हो जाएगा, डायरिया, पेचिस आदि जैसे शरीर की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य खराब हो सकता है इन चीज़ों से। अब क्या है, क्या हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि सरकार का इस पर ध्यान है? हाँ है, सरकारी पहल भी है। इसमें सरकारी पहल में है स्वच्छ भारत अभियान। ये कब से शुरुआत हुई इसकी, 2 अक्टूबर 2014 से। 2 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है, गांधी जयंती। उसी में ये अभियान गांधी जी से संबंधित जोड़ा गया, स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि गांधी जी को स्वच्छता बहुत पसंद थी। वो अपने को, अपने परिवेश को साफ करने में कतई हिचकते नहीं थे। इसीलिए सरकार ने गांधी जी के नाम को ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत जोड़ा
और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई। अब अंतिम बात हम करते हुए इस टॉपिक को अंत की ओर ले जाएंगे। जैसे स्वच्छता के मानकों पर मनुष्यों से कहीं बेहतर काम पशु पक्षी भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मानव होकर हम अच्छा कर रहे हैं, नहीं, हमसे भी बेहतर काम स्वच्छता में कौन करते हैं? पशु पक्षी करते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लिए, जैसे बंदर होते हैं, वो एक दूसरे के शरीर के बालों पर छोटे छोटे कीट जो होते हैं निकालते रहते हैं। इससे क्या होता है? एक दूसरे का शरीर साफ करते रहते हैं। पक्षी भी अपनी चोंच से अपने पंखों को क्या करते हैं? साफ करते हैं। कुत्ता भी क्या करता है? अपनी जीभ से और पैरों से अपने शरीर को साफ करता रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता वाला टॉपिक को अच्छे से समझ लिया हो गया, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को अपना प्यार देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों से शेयर करेंगे। धन्यवाद।